हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान से रिलेटेड जीके जीएस के टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये 40 प्रश्न ऐसे लिए गए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इन सभी प्रश्नों के आने की संभावना भी बेहद ही ज़्यादा है आगामी एग्जाम्स के लिए। अतः वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा और अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पता होगा सही तो मुझे कमेंट करके भी बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप लोग रट लीजिएगा। आप प्रीवियस पेपर उठा करके भी देख सकते हैं, चाहे एसएससी एग्जाम का चाहे रेलवे एग्जाम का, आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। एक दो बार नहीं, कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? सही इसका जवाब क्या है? भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति जो थे वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? राइट आंसर क्या है? तो 11 दिसंबर 1946 यानी 9 दिसंबर के 2 दिन बाद 11 दिसंबर को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है तो अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर क्या है? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में टोटल 7 लोग थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के टोटल 7 मेंबर थे प्रारूप समिति में। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान को लागू किया गया था पूर्ण रूप से आपका 26 जनवरी 1950 को। देखिए 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? तो अंगीकार किया गया था, ठीक है। लेकिन लागू कब किया गया था? तो आपका 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? भारतीय संविधान को लागू किया गया था। भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सही जवाब क्या है इसका? भारत के संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार थे वह सर BN राव थे। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी है। भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राइट आंसर क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा लिखित
एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है वह अपने भारत देश का है। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, फ्रांस ने। फ्रांस देश ने लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले पेश की थी। लेकिन पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। देखिए, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले तो फ्रांस ने पेश किया था, लेकिन पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। यानी करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? तो सही जवाब होगा, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक जो सिद्धांत है यह आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और जो ये नीति निर्देशक सिद्धांत है यह आर्टिकल 36 से 51 तक है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि ये आपका ऐसा नहीं है कि न्यायालय इसको लागू करवा सकता है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यह न्यायालय के द्वारा क्या है, लागू नहीं कराए जा सकते हैं। और किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान कैसा है? सही जवाब क्या है? तो भारतीय संविधान जो है यह आपका अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान न ही कठोर है न ही लचीला है, बल्कि अंशतः कठोर, यानी थोड़ा सा कठोर है और थोड़ा सा लचीला। ऐसा क्यों? क्योंकि संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको साधारण बहुमत के द्वारा संसद से उनमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी संविधान में प्रावधान हैं जिनको साधारण बहुमत के द्वारा नहीं उनमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, यानी बदलाव किया जा सकता है। इसलिए भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था 1950 में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 1950 में गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था। जनगण मन की बात करें तो यह सबसे पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। कोलकाता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को। और जनगण मन को जो गाने की अवधि होती है वह कितनी होती है? तो 52 सेकंड होती है। लेकिन अगर इसको जल्दी में गाया जाए तो उसकी अवधि कितनी होती है? 20 सेकंड। यानी कि जो नॉर्मल गाने की अवधि है 52 सेकंड है, लेकिन अगर इसको जल्दी में गाया जाए तो इसकी जो अवधि रखी गई है कितनी है? 20 सेकंड है। और कब अपनाया गया था? तो 1950 में जनगण मन को। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 32।
संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा संशोधन अधिनियम है जिसे मिनी संविधान कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 1976 को कहा जाता है मिनी संविधान, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शंस हैं संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो राइट आंसर होगा आपका निम्न में से जो मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है यह आपका मौलिक अधिकार नहीं है। वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं इनकी संख्या कितनी है? 6 हैं वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या। हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? सही जवाब क्या होगा? तो हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की जो अवधारणा है यह अमेरिका देश के संविधान से ली गई है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस संविधान से लिए गए थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार हैं, जिनको मूल अधिकार बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स, किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? सही जवाब क्या होगा? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया 42वां संशोधन 1976 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। और मौलिक कर्तव्य जो हैं यह आपके किस आर्टिकल में हैं? तो आर्टिकल 51 क में है। आर्टिकल 51 क में है मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस देश के संविधान से लिया गया है। अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो अस्पृश्यता का अंत संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। चतुर्थ स्तंभ फोर्थ स्टेट शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? सही जवाब क्या होगा? तो चतुर्थ स्तंभ फोर्थ स्टेट शब्द का प्रयोग जो है यह प्रेस तथा समाचार पत्र को इंगित करने के लिए होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। आप लोग न्यूज में सुनते भी होंगे कि फोर्थ स्टेट बोला जाता है, जो चेक एंड बैलेंस का काम करती है ना। तो उसी को बोलते हैं किसे? प्रेस तथा जो समाचार पत्र होता है उसे चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश मिला है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है राज्य को। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था वह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है?
सही जवाब क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम निर्धारित आयु है वह आपका 35 वर्ष है। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? सही जवाब क्या होगा? तो वह कौन व्यक्ति थे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? निर्विरोध का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति पद के लिए जब वो खड़े हुए थे तो उनके विपक्ष में, यानी उनका जो अपोनेंट था, कोई भी नहीं था। तो कौन थे? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी थे। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जो थे यह भारत के राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है यह भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सीनियर जज होगा वह क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो होता है वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है। सही जवाब क्या होगा? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है यह आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य में लगाता है। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो वह राज्य संचालित होता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य का संचालन उस राज्य का राज्यपाल के द्वारा होता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। और राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राइट आंसर आपका होगा 2 सदस्य लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है जो एंग्लो इंडियन होने चाहिए, और राज्यसभा में 12। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति होते हैं। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। संसद बनती है। सही जवाब क्या होगा? तो संसद किन किन को मिलाकर बनती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त तीनों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलाकर के संसद का निर्माण करते हैं। यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संसद के 2 सत्रों के बीच की जो अवधि है यह 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। संसद का जो 2 सत्र होता है, यानी जो बैठकें होती हैं, उन 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक की क्या होनी चाहिए? अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी 2 सत्रों के बीच की जो अधिकतम गैप है वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? राइट आंसर क्या होगा? तो संविधान में कुल 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। ये कौन कौन से हैं आपातकाल?
पहला जो आपातकाल है वह आर्टिकल 352 में है। ये क्या है? इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा जो आर्टिकल है यह आपका 356 में है, यह क्या है? राष्ट्रपति शासन। और तीसरा जो है यह आपका 360 है, वित्तीय आपातकाल। ये 3 आपातकाल हैं जो संविधान में उल्लेख किए गए हैं। अब तक जो वित्तीय आपातकाल है यानी आर्टिकल 360 यह भारत में कभी नहीं लागू हुआ है। और जो आर्टिकल 352 है यानी इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल, यह 3 बार अब तक लागू हो चुका है। पहली बार 1962 में लागू हुआ था, भारत चीन युद्ध के समय। दूसरी बार 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। और तीसरी बार 1975 में। जब तीसरी बार 1975 में लागू हुआ था तो यह आंतरिक अशांति के आधार पर लागू हुआ था। तो इसे भी याद रखिएगा कि जो तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वह आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो सही जवाब इसका हो जाएगा, भारत में राष्ट्रपति अब तक वित्तीय आपात स्थिति यानी आर्टिकल 360 की घोषणा कितनी बार किए हैं? तो कभी भी नहीं। भारत में वित्तीय आपात जो है अब तक कभी भी लागू नहीं हुआ है। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है। राइट आंसर क्या होगा? तो लोकसभा के निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वह 25 वर्ष होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द जो है संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर क्या है? तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वह जीवी मावलंकर थे, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। और क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तब राइट आंसर होगा मीरा कुमार। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाषा के आधार पर गठित जो पहला राज्य है वह आपका आंध्र प्रदेश है। और कब गठित किया गया था? तो 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य को गठित किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। अब तो इसको क्या किया गया है? तो खत्म कर दिया गया है अनुच्छेद 370 को। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है कई बार कि किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला था? तो अनुच्छेद 370 में। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।